हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज जो है क्लास 10th के एनसीईआरटी में जो कि हम साइंस डिस्कस कर रहे थे, उसमें आज एक नया अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है धातु और अधातु। अब सोचिएगा कि मेटल एंड नॉन मेटल किसी तत्व का वह गुण होता है, जैसे कि आज जो भी हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, यहां से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, इतना याद रखिएगा। क्योंकि बच्चों के पास जो होता है ना, वो धातु अधातु से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको धातु और अधातु क्या है वो तो पता रहता है, लेकिन उसका जो कंसेप्ट है, उसका जो बेसिक है, वो उनके पास नॉलेज नहीं होता है, जिसके कारण से एग्जाम में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो आइए आज जो है हम धातु और अधातु को पूरा बेसिक से पढ़ेंगे। जितनी एनसीईआरटी हमको क्लास 10th के लेवल पर ये बताना चाहती है कि धातु क्या है, अधातु क्या है, उन सबको जानने का प्रयास करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि हमें पता है कि तत्व क्या होते हैं, ठीक है ना। हमें पता है कि तत्व क्या होते हैं और बहुत सारे तत्वों की खोज भी हो चुकी है और बहुत सारे तत्व हमारे पास विद्यमान भी हैं। लेकिन उन तत्वों में ही उनके गुणधर्म के आधार पे जो है हम जो है उनको धातु कहते हैं और अधातु कहते हैं, ठीक है ना। धातु कहते हैं और अधातु कहते हैं। और कभी कभी कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिनको हम उपधातु भी कहते हैं, उपधातु भी कहते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, यानी कि हमारे पास जो मौजूद तत्व हैं उनके गुणधर्मों के आधार पर उन तत्वों को भी हमने विभाजित किया, और विभाजित करने के बाद जो है पता चला कि धातु और अधातु हैं। अभी के लिए उपधातु को थोड़ा सा हटा देते हैं, अभी चर्चा करेंगे यहाँ पे धातु और अधातु की, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास हमारे प्रकृति में जो भी तत्व विद्यमान है उनको कुछ भौतिक गुणों के, कुछ रासायनिक गुणों के आधार पे जो है हम अलग अलग पार्ट में बांट लेते हैं। हम कहते हैं कुछ धातु हैं, कुछ अधातु हैं। तो सबसे पहले बात चलती है कि आखिर कौन से ऐसे तत्व होंगे जिनको धातु कहेंगे, कौन से ऐसे तत्व होंगे जिनको हम अधातु कहेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आती है भौतिक गुणधर्म के आधार पर। देखिए हमारे पास हम इन तत्वों को धातु और अधातु के रूप में अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे यहाँ पे, लेकिन आप याद रखिएगा किन गुणधर्म के आधार पे। तो पहला होगा भौतिक गुणधर्म के आधार पे, भौतिक गुणधर्म के आधार पे, और दूसरा होगा रासायनिक गुणधर्म के आधार पे, ठीक है ना। रासायनिक गुणधर्म के आधार पे, ठीक है ना। रासायनिक गुणधर्म ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भौतिक गुणधर्म क्या है, रासायनिक गुणधर्म क्या है, दोनों चीजों देखते चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ पे कि जब तत्वों को बांटा के, जैसे कि आपको पता है कि हम अभी जो है विज्ञान पढ़ते हैं, याद रखिएगा हम विज्ञान कहते हैं, और विज्ञान जो है कई चीजों में बांटा गया, विज्ञान को कई चीज में डिवाइड किया गया। याद रखिएगा, अगर हम नॉर्मली जो साइंस की बात कर रहे हैं, इसमें जो है रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान को बांटा गया है। वहीं पे आप देखेंगे सामाजिक विज्ञान हो गया। यानी कि विज्ञान का अर्थ ये होता है कि अपने आसपास की चीजों का अध्ययन करना। जब आसपास की चीजों का अध्ययन करते हैं तो हमारे आसपास जो है कुछ भौतिक वस्तुएं भी आती हैं, कुछ रासायनिक वस्तुएं भी आती हैं, और कुछ जो है कह सकते हैं कि जीवधारी भी आते हैं, जिनका तीन तरह से, यानी कि विज्ञान के शाखा में ही 3 शाखाओं को बनाया गया। उसी प्रकार से जब तत्व आए तो तत्व भी जो है वो 2 प्रकार से बांटे गए, क्योंकि उन तत्वों की जो विशेषताएं थी, उन तत्वों की जो अलग अलग जो तत्व थे, उनके गुणधर्म अलग होने के कारण जो है उनको अलग अलग श्रेणियों में रखा गया, जैसे कि धातु और अधातु। तो सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक गुणधर्म के आधार पर कैसे हम इन दोनों को अलग अलग बांटते हैं। तो याद रखिएगा पहले हम बात करें भौतिक गुणधर्म में, तो सबसे पहला कि धातु के पास एक विशेष प्रकार की चमक होती है जो कि अधातुओं के पास नहीं होती है। याद रखेंगे कि जो धातुओं के पास जो होती है, धातु के पास जो होती है वो एक विशेष प्रकार की चमक होती है, ठीक है। तो विशेष प्रकार की चमक होती है जो कि अधातु में नहीं होता है। इसलिए जो विशेष प्रकार की चमक रखते हैं, जो तत्व विशेष प्रकार की चमक रखते हैं, उनको हमने धातु कह दिया, और जो इनकी तुलना में विशेष चमक नहीं रखते हैं उनको अधातु कह दिया, ठीक है ना। यानी कि देखिएगा इसका जस्ट उल्टा ये होगा, ठीक है ना। ये क्या है, ये कोई धातुओं की तुलना में विशेष, याद रखिएगा धातुओं की तुलना में चमक नहीं रखते हैं, विशेष चमक नहीं रखते हैं, ठीक है ना। विशेष चमक नहीं रखते हैं, ठीक है ना, विशेष चमक नहीं रखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद भी है, याद रखिएगा एक अपवाद भी है। आयोडीन जो होता है वो चमकीली धातु है, याद रखेंगे। यहाँ पे अपवाद के स्वरूप में मैं यही लिख देता हूं, अपवाद क्या है, आयोडीन जो होता है ये एक चमकीली धातु होती है।
अपवाद के रूप में आयोडीन क्या है बेटा, एक चमकीली धातु है, मैं इसको आयोडीन भी कह देता हूं, ठीक है ना। आयोडीन एक चमकीली अधातु होती है, याद रखेंगे, आयोडीन एक चमकीली अधातु होती है। यानी इसका मतलब ये है कि हमने क्या पढ़ा कि ऐसे तत्व जिनके पास विशेष चमक होती है उसको हमने जो है धातु बना दिया, ठीक है ना। लेकिन आयोडीन को अधातु के कैटेगरी में रखा गया है और ये भी जो है ठोसों की प्रकार एक विशेष प्रकार की चमक रखती है, ठीक है ना। ये अपवाद के स्वरूप लेके चलेंगे, क्योंकि आज की जो एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं ना, ये एनसीईआरटी आगे भी काम करती है। ये आपके बोर्ड एग्जाम तक ही नहीं, अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम में भी बैठते हो ना, तो क्लास 9th और 10th की जो साइंस है वो पूछी जाती है, जैसे रेलवे वगैरह के एग्जाम में, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे दूसरी देख लेते हैं। तो हम कहते हैं धातु जो होती है कठोर होती है, ठीक है ना, एक विशेष प्रकार की कठोरता रखती है, इसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन कुछ और भी चीज देखते हैं। धातु तन्यता का गुण रखते हैं। धातु क्या होते हैं, धातु तन्यता के गुण रखते हैं, ठीक है ना। ऐसे तत्व जो तन्यता के गुण रखते हैं उनको धातुओं की कैटेगरी में डाला गया, लेकिन ये तन्यता का गुण नहीं रखता, याद रखेंगे, ये तन्यता के गुण नहीं होते हैं। अब तन्यता क्या होता है, तन्यता क्या होती है, तो यहाँ पे एनसीईआरटी आपको बताना चाहती है जो धातु है उसको जो आप गर्म करके या किसी भी प्रकार से उसको आप फैला सकते हैं, उसको आप खींच सकते हैं, लेकिन अधातुओं में ऐसा नहीं है। यहाँ पे माना जाता है एनसीईआरटी के द्वारा कि केवल 1 ग्राम, एनसीईआरटी क्या कहती है, केवल 1 ग्राम सोना जो है, केवल 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है, तार बनाया जा सकता है ना, बनाया जा सकता है। यानी देखिएगा यहाँ पे धातु के इस गुण में क्या है, उसने एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया कि धातुओं के पास यानी कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके पास तन्यता का गुण होता है, जिसको हम धातु की कैटेगरी में रखते हैं। और इसमें लिया उसने सोना 1 ग्राम, याद रखिएगा 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार आप खींच के बना सकते हैं। वो खींचने वाली जो प्रॉपर्टी है वही तन्यता कहलाती है। बात समझ में आई? आगे देखते हैं इसको, लेकिन इसमें कुछ ऐसा होता नहीं है। चलिए अब बात करते हैं, इसमें तीसरे कंडीशन देते हैं, इसमें आघात वर्धनीयता होती है, ठीक है ना, आघात वर्ध्यता होती है, आघात वर्ध्यता होती है, ठीक है। वो अब आपकी समझ में आएगा आघात वर्ध्यता क्या होती है, इसमें नहीं होती है, इसमें भंगुरता होती है, ठीक है बच्चों, इसमें क्या होती है, भंगुरता, या इसमें नहीं होती है ऐसे लिखेगा, इसमें नहीं होती है, ठीक है, जस्ट इसका उल्टा। यानी हमें क्या देखने को मिला कि आघात वर्धिता होती है धातुओं के अंदर, यानी कि कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको पीटने पे वो फैलते हैं, पीटने फैलते टूटते नहीं है। अगर आप एक ईंट ले लेंगे और ईंट को हथौड़े से अगर मारेंगे तो ईंट टूट जाएगा, फैलेगा नहीं। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे लोहे की चादर है, सोना है, चांदी है, उनको पीटने पे क्या होता है, वो फैलते हैं। सुनार लोग क्या करते हैं, वो जो है सोने को या चांदी को पीट पीट के थोड़ा सा उसको पतला करते हैं, लंबा करते हैं, चौड़ा करते हैं। याद रखेंगे उसमें क्या है, आघात वर्धनीयता होती है। याद रखेंगे आघात वर्धनीयता होती है धातुओं के अंदर, पीटने फैलते हैं। और सबसे अधिक आघात वर्ध्य कौन होता है, सबसे अधिक जो होते हैं, सबसे अधिक जो होते हैं आघात वर्ध्य, अधिक जो होते हैं आघात वर्ध्य, हम कहते हैं सोना और चांदी होते हैं। ये जी सोना और चांदी होते हैं, इस बात को ज्यादा ध्यान दीजिएगा। यानी इनको पीटने पे ये ज्यादा फैल जाते हैं, ठीक है ना। और मैंने बताया इनको आप इनकी तन्यता भी ज्यादा होती है, ठीक है ना, इनकी तन्यता भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ तक थोड़ा सा एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर इसको मिटा करके जो है मैं फिर इसी में आपको आगे और बताता हूँ, ठीक है ना। चलिए एक बार फटाक से इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से एक बार। अब यहाँ पे हम देखेंगे, अब यहाँ पे कुछ आगे प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रह जाती हैं। अगर धातुओं के बारे में बात करें आगे, ठीक है ना, तो धातु में कह सकते हैं कि ऊष्मा के सुचालक होते हैं। जो धातु होते हैं बच्चों वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं। लेकिन क्या अधातु ऊष्मा के सुचालक हैं क्या, उसके भी अपवाद हैं, ऐसा नहीं है। अपवाद तो हर जगह है, जहां भी कुछ अपवाद है वहां मैं लिखता जाऊंगा, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे क्या है, ऊष्मा कह सकते हैं कि क्या है, ये ऊष्मा के सुचालक हैं, ऊष्मा के सुचालक हैं, सुचालक है, ऊष्मा के सुचालक हैं। और ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है ना। यानी धातुओं में जो है ऊष्मा प्रवाहित हो सकती है, ठीक है ना। कैसे, अगर लोहे, अगर आपने घर पे ही देखा होगा तो आप अगर गैस पे कुकर वगैरह रखा रहता है और कुकर गर्म हो रहा होता है तो कुकर का हैंडल भी कुछ समय बाद जो है गर्म हो जाता है। इसी वजह से जो है कुकर के हैंडल पे प्लास्टिक का कहते हैं कि वो चढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से गर्म ना लगे, ठीक है ना।
लेकिन अगर मान लीजिए वो कवर नहीं होता और कुकर का हैंडल भी अगर आप छूते तो आप जो है जल जाते। इसका मतलब ये है कि आग तो कुकर के नीचे लग रही थी लेकिन आग ट्रांसफर होकर वहां तक चली, यानी धातु क्या सुचालक है, उष्मा का चालन कर सकता है धातु, लेकिन अधातु उष्मा का चालन नहीं कर सकता है। वही देखेंगे धातुओं में, वही देखेंगे जो धातु होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी इसमें विद्युत भी प्रवाहित हो सकती है, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन अगर आप यहां कहेंगे तो ये विद्युत के सुचालक नहीं है, ये विद्युत के सुचालक नहीं है, सुचालक या फिर कहते हैं कुचालक है, ठीक है ना, कुचालक है। लेकिन याद रखिएगा इसमें अपवाद क्या है, अपवाद के रूप में आप ग्रेफाइट को ले सकते हैं, ठीक है ना। अपवाद जो है, अपवाद के रूप में हम क्या ले देंगे बेटा, ग्रेफाइट, है ना। ग्रेफाइट जो है ना, ये अपवाद के रूप में कार्बन का अयस्क है, क्योंकि कार्बन आप जानते हैं जो अधातु होता है और कार्बन का अयस्क जो है यहाँ पे वो ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट का मतलब कार्बन का अयस्क है, लेकिन इसमें विद्युत प्रवाहित होती है, ग्रेफाइट के द्वारा विद्युत प्रवाहित होती है। जो पेंसिल के अंदर जो आप नोक होती है वो ग्रेफाइट होती है और उसमें विद्युत का चालन होता है। इस बात को ध्यान से याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये अपवाद है। अब बात करेंगे तीसरा कंडीशन की, जो ठोस जो धातु होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। याद रखिएगा अगर ये ठोस अवस्था में है, लेकिन इसका भी तो एक अपवाद है, पारा क्या है, एक ऐसी धातु है, इसका अपवाद क्या है, इसका जो अपवाद है वो क्या है, पारा है बच्चों, ठीक है ना, जिसको हम Hg कहते हैं, पारा। और ये बताइए जो पारा है वो क्या होता है, ये द्रव अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में, जबकि धातुओं का गुण क्या होता है, ठोस अवस्था में होनी चाहिए। लेकिन पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है, ठोस अवस्था में नहीं, ठीक है ना। दूसरी चीज थर्मामीटर के अंदर आपने देखा है, उसमें क्या होती है, पारा होती है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या होते हैं, ये ठोस और गैसीय अवस्था में होते हैं, गैस अवस्था में होते हैं, यानी जो अधातु होते हैं ठोस और गैस की अवस्था में होते हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, याद रखेंगे, अपवाद क्या है, ब्रोमीन, ठीक है ना। ये ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में रहता है, जबकि मैंने आपको बताया कि धातु या तो ठोस या तो गैस की अवस्था में रहेंगे। लेकिन यहाँ पे अपवाद में जो ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है ना, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो यहां तक जो मैंने आपको बताया है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक बात और याद रखिएगा, मैंने कहा कि धातु बहुत कठोर होते हैं, मैंने कहा क्या, अगला आप लिख सकते हैं, ये बहुत कठोर होते हैं, बहुत कठोर हैं, ठीक है ना। ये क्या है, धातुओं की तुलना में इनकी कठोरता कम होती है, ठीक है ना। क्या होती है, धातुओं की तुलना में कम कठोर होते हैं। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा इन दोनों में ही अपवाद है। दोनों में अपवाद क्या है, इसमें अपवाद क्या है, इसमें अपवाद ये है कि गैलियम और सीजियम पहले बाद में लेते हैं। कठोरता की जब बात आ रही है ना, किसमें लेंगे, सोडियम और पोटेशियम और लिथियम भी कह सकते हैं आप, यहाँ पे लिथियम भी कह सकते हैं, ठीक है ना। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ठीक है ना। लिथियम जो है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जो है, ये इतने कम कठोर धातु हैं, इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि धातु बहुत कठोर होते हैं, पर वहीं जो तीन धातुओं को मैंने आपको बताया, ये जो तीन धातु हैं इनको चाकू से भी काट सकते हैं, ठीक ना, चाकू से काट सकते हैं। इतनी मतलब सोच सकते हैं इतना कम कठोर है कि चाकू से आप काट लेंगे। मतलब आप दिमाग में सोचिए कि चाकू से भी काटी जा सकती है, ये बहुत कठोर होते हैं। लेकिन यही यहाँ पे अपवाद अगर देखें तो यहाँ पे अपवाद क्या होने वाला है, तो यहाँ पे जो अपवाद है, ठीक है ना, यहाँ पे जो अपवाद है, यहाँ पे बेटा जो अपवाद है ना वो आप कह सकते हैं धातुओं की तुलना में कम कठोर होते हैं। लेकिन अपवाद के रूप में क्या है, ये धातुओं से, क्योंकि हीरा जो है आप देखेंगे, हीरा कहते हैं कि हीरा जो है सबसे कठोर धातु है, अधातु है ना, सबसे कठोर है। इस पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा कठोरता किसी की है तो हीरा की है। और हीरा क्या है, कार्बन का अयस्क है, जो कि अधातु है। ये अधातु होते हुए भी धातुओं की तुलना में ज्यादा कठोर है, जबकि यहाँ पे इसकी कठोरता धातुओं की तुलना में कम होनी चाहिए थी। और उन्हीं को हमने क्या माना था, कि अधातु है। लेकिन कठोरता यहाँ पे क्या है, धातुओं से ज्यादा है, धातुओं से
ज्यादा कठोर है, ठीक है ना। अगली बात, एक बात और इसमें रह जाती है जो कि मैं आपको ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो है मैं आपको अगला भी बता दूं, ठीक है ना, जल्दी, ठीक है ना। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आगे मिटा के बताता हूँ। अब जो है अगली चीज मैं यहाँ पे अगर देखूं, अगली चीज बच्चों अगर मैं हम यहाँ पे देखें तो एक बात और समझ में आएगी, एक पॉइंट और छूट रहा है, उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वथनांक और गलनांक, ठीक है बाबू, क्या लेते हैं यहाँ पे अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट लेते हैं क्वथनांक, क्वथनांक और गलनांक। क्वथनांक और गलनांक क्या होते हैं, ज्यादा होती है धातुओं की, क्वथनांक और गलनांक जो है ज्यादा होती है, लेकिन आप कह सकते हैं इसमें भी अपवाद है। अपवाद क्या है, अपवाद बच्चों ये है कि गैलियम और सीजियम, ठीक है ना, गैलियम और सीजियम, ठीक है बच्चों, गैलियम और सीजियम जो है वो इसके अपवाद हैं। क्यों अपवाद है, इनको केवल अगर आप हाथ पे ही रखोगे ना तो हाथ पे ये गल जाएंगे, याद रखो कैसे ये धातु है, हाथ पे ही रखने पे गल जाते हैं, जबकि क्या है इनके गलनांक बहुत ज्यादा होते हैं, यानी बहुत उच्च ताप पे गलेंगे। लोहा को गलाना होगा तो क्या आप गला देंगे क्या जल्दी से, नहीं, उसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए तब गलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी धातु हैं जैसे गैलियम है और सीजियम है, उनको हाथ पे ही रख देंगे ना तो वो गलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, ये गल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो क्या होंगे, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, हाथ पे रखने पे ही गल जाते हैं। क्या होंगे ये, हाथ पर रखने पर ही, ठीक ना, रखने पर ही गल जाते हैं, ठीक ना, गल जाते हैं, बात समझ में आ रही है। और इन यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके क्वथनांक और गलनांक इसकी तुलना में कम होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कह सकते हैं क्वथनांक और गलनांक धातु की तुलना में कम होती है, याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। यानी कि मैंने आपको जो भी चीजें थी धातु और अधातु के जो भौतिक गुण से संबंधित थे, ये भौतिक गुण थे, जितने मैंने आपको बताया ना ये तत्वों के भौतिक गुण थे, और तत्वों के भौतिक गुण के आधार पे धातु बटा और अधातु बटा। लेकिन अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो रासायनिक गुणधर्म है, और रासायनिक गुणधर्म में जो है सबसे पहले फटाफट जो है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और रासायनिक गुणधर्मों की चर्चा करते हैं। यहाँ पे धातुओं की और अधातुओं के जो रासायनिक गुणधर्म उनकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो हम जो है इसको फटाफट मिटाते हैं और आ जाते हैं रासायनिक गुणधर्म पे, ठीक है। क्योंकि जब भी हम तत्व को पढ़ेंगे तो तत्व ही जो होते हैं ना वो धातु अधातु होते हैं, ठीक है ना, तत्व को ही बांटा गया था धातुओं और अधातुओं में। अब बात करेंगे रासायनिक गुणधर्मों में, तो याद रखिएगा कि सबसे पहले चर्चा होगी, सबसे पहला चर्चा क्या होगी, याद रखेंगे यहाँ पे कि जब धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाए, ठीक है ना, जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया, याद रखिएगा धातु का ऑक्सीजन से अभिक्रिया अगर हो तो क्या परिणाम पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको देखने को क्या मिलेगा कि जैसे मान लीजिए जो भी धातु है अगर ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो धातु के ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना। धातु जो है धातु प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, धातु प्लस जो है ऑक्सीजन है वो क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, धातु के ऑक्साइड बनाएंगे, धातु के ऑक्साइड, ठीक है ना, ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है बच्चों। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूं कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड होगा ना। यहाँ पे दो O थे तो यहाँ दो लगा देंगे तो कॉपर ऑक्साइड, तो दो भी कॉपर भी होगा, दो यहाँ लगा देंगे तो कॉपर ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। ये तो बैलेंस करने वाली बात है और मैंने आपको तो बताई थी कि बैलेंस कैसे होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। अगर हम वहीं पे एल्यूमिनियम को लें, अगर हम एल्यूमिनियम धातु को लें और उसकी क्रिया कराएं ऑक्सीजन के साथ तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, अब आपको दिमाग में आ रहा होगा सर जी ये Al2O3 का है लिखे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो मैं कहूँगा बेटा देखो इसके पास 2 माइनस चार्ज होते हैं और इसके पास +3 चार्ज होते हैं। ये अपना +3 इसको देता है, ये अपना 2 इसको दे देता है, 2 इसको दे दिया और ये +3 इसका, अभी आगे इसी चैप्टर में पढ़ना भी है, ठीक है ना। अब सुनिए यहाँ पे, अब देखते हैं कि इनके जो द्रव्यमान है या फिर इनकी जो संख्याएं हैं वो सही है कि नहीं, संतुलित करके देखते हैं। एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ एल्यूमिनियम 1 है, ठीक है, यहाँ एल्यूमिनियम कितना है 2, सॉरी यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 3 है। अब समस्या क्या होगी, हम यहाँ पे अगर 2 कर दें तो 3 दूना के 6 हो जाएगा और यहाँ पे 3 कर दें तो 3 दूना के 6, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया है ना।
लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो एल्यूमिनियम 4 हो गया, तो एल्यूमिनियम को 4 कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको, ये है एल्यूमिनियम, ठीक है ना, एल्यूमिनियम, है ना। ये तो ऑक्सीजन सभी लोग जानते हैं, और ये क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है बच्चों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो फटाफट जो है एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक बात और याद रखिएगा, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं ना, वो हमेशा जो है क्षारीय होते हैं, एक बात याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ अपवाद टाइप के हो सकते हैं। हमने पढ़ा था कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे अगर आप कह सकते हैं कि नोट करके, ऐसे नोट करके आप कॉपी में बनाएंगे कि क्योंकि अधिकतम धातु जो होते हैं ना, अधिकतम धातु कह सकते हैं, अधिकतम धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारकीय कह सकते हैं, क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है बाबू, प्रकृति के होते हैं। अधिकतम जो धातु की कहते हैं, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। और क्षारकीय प्रकृति होने के साथ साथ आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी धातु हैं जो क्षारीय प्रकृति में रखते हैं और अम्लीय प्रकृति में रखते हैं, ठीक है बच्चों। कुछ ऐसे धातु होते हैं जो क्षारकीय और अम्लीय दोनों रखते हैं। यहाँ पर रखिएगा, कुछ यहाँ पर लिखिएगा जो है, कुछ ऐसे भी धातु होते हैं, कुछ ऐसे भी धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड, ठीक है ना, ऑक्साइड होते हैं जो अम्लीय व क्षारकीय, प्रकृति रखते हैं, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे यहाँ पे। मतलब अक्सर धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे धातु के ऑक्साइड हैं जो अम्लीय और क्षार की दोनों प्रकृति रखते हैं, और इसे कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, क्या कहते हैं इसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, याद रखेंगे। इस प्रकार के जो भी ऑक्साइड हैं उन्हें क्या कहते हैं, उभयधर्मी, ठीक है बच्चों, उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है ना, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं उसको, याद रखेंगे इस चीज को, उभयधर्मी ऑक्साइड। यानी ऐसे धातु के ऑक्साइड जो अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकृति रखते हैं उनको हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। बात समझ में आ रही है ना। तो देखिए यहाँ पे, अब चूंकि इस प्रकार के कौन से ऐसे ऑक्साइड हैं जो अम्लीय भी होते हैं और क्षारीय भी होते हैं, तो हम कह सकते हैं ना, एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड, ठीक है ना, ऑक्साइड। अगर इस प्रकार का अगर आपके क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया तो आप लिख देंगे ये क्या है, आपका उदाहरण है, ठीक है ना। उदाहरण क्या है, एल्यूमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय भी होते हैं, वो क्षारीय भी होते हैं। बात समझ में आई है। इस पे थोड़ा सा एक रिएक्शन भी देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। एक बार फटाफट जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पे एक आपको रिएक्शन भी मैं करा देता हूँ, ठीक है। चलिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब उभयधर्मी ऑक्साइड पे थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं, ठीक है, अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम, ठीक है ना, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड। क्योंकि आपने देखा होगा एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जो है, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है ये अम्ल से भी क्रिया करेगा, क्योंकि अम्लीय प्रकृति अगर रखता है तो अम्ल से क्रिया करेगा, अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि जब भी ये अम्ल से क्रिया करेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्योंकि एल्यूमिनियम टूटेगा क्लोराइड के साथ, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ से बन जाएगा प्लस H2O, क्या बनेगा, H2O। अब आप बैलेंस कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये क्या था, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड था, ठीक है ना, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड कह सकते हैं, ठीक है ना, ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये क्या बन गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो कि लवण है, याद रखेंगे। ये क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, लवण है। अब इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे एक कह सकते हैं क्या है, 2 एल्यूमिनियम, तो 2 लगाइए जरा। यहाँ पे क्या हो गया, 2 एल्यूमिनियम तो हो गया, लेकिन 3 लगे 6 हो गया ये। और 6 हो जाने के कारण बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, क्योंकि देखेंगे क्लोरीन 6 हो गया तो यहाँ 6 लगा देंगे। 6 लगाएंगे तो बच्चों क्लोरीन तो 6 हो चुका है, याद रखेंगे, क्लोरीन तो 6 हो चुका है, लेकिन हाइड्रोजन भी 6 हो गया तो 3 लगा देंगे, ठीक है ना। 3 को ऑक्सीजन हो गया, तो आप कहेंगे 3 को ऑक्सीजन, सर जी यहाँ पे था ही, कोई बात नहीं है, 2 एल्यूमिनियम सब बराबर हो गया ना। यहाँ पे ये चीजें हो चुकी हैं।
अब यहाँ पे एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है वो क्षार से भी क्रिया कर सकता है, वो क्षार से भी क्रिया कर सकता है। और आप देखेंगे कि क्या है, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है जब क्षार से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा। जिसको हम सोडियम एल्यूमिनेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट भी कहते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। और साथ साथ जल बना देगा, ठीक है ना। क्या होगा ये, सोडियम एल्यूमिनेट है ना, सोडियम एल्यूमिनेट कहलाता है ये। और ये क्या, सोडियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे जो है कुछ ऐसी धातुएं हैं, कुछ ऐसे धातु के ऑक्साइड हैं जो अम्ल और क्षारीय प्रकृति रखते हैं, जिनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अम्ल से भी क्रिया कर सकती हैं और क्षार से भी क्रिया करेंगी और बनाएंगी लवण और जल बनाएंगी। क्या बनाएंगी, लवण और जल बनाएंगी। कितनी बात समझ आई सभी को। चलिए तो आगे चलते हैं। अब इसी में आप देखेंगे ना कि कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे भी हैं, कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे भी हैं जो जल में अघुलनशील होते हैं। अक्सर धातु के ऑक्साइड जो होते हैं जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड जो हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। याद रखेंगे यहाँ पे चीजों को, धातु के ऑक्साइड नोट करके यहाँ पे नोट करके लिखेंगे। कुछ धातु के ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। देखिए हम लोग छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं जाएंगे। इसके बाद जो हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ धातु के ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, क्योंकि अक्सर धातु के ऑक्साइड जल में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे धातु हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड क्या है, जल में घुलनशील होता है और बनाता क्या है, ये बनाएगा NaOH बनाएगा। क्या बनाएगा, NaOH, जो कि क्षार बनाता है। दूसरी चीज, क्योंकि आप जानते हैं क्षारीय जो होता है वो क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। दूसरी चीज आप यहाँ पे देखेंगे, पोटेशियम का ऑक्साइड भी जल में क्या होगा, घुलनशील होगा और ये बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 था इधर ये 2 हो गया, इधर 2 हो गया, ठीक है ना। ये तो हो गए, पोटेशियम 2 था, यहाँ लगा देंगे, ये क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो ये था हमारा जो है भौतिक गुण, मैंने आपको पूरा पढ़ाया। रासायनिक गुण में मैंने आपको ये बताया कि जब धातु की क्रिया ऑक्सीजन से होगी तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। कल की सेशन में हम देखेंगे कि जब धातु की क्रिया जो है जल से कराएंगे, फिर देखेंगे धातु क्रिया जब अम्ल से कराएंगे, तो ये रासायनिक प्रॉपर्टी जो है हम देखते चलेंगे। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।